जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात। साथियों, आज मैं हमारे देश के सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, हमारी भाषा में एक तरह से संविधान दिवस की, कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। विश्व का सबसे लिखित बड़ा संविधान इस भारत देश का, उसको नमन करता हूँ और उसकी कद्र करता हूँ। दोस्तों, ये देश संविधान के दायरे में चल रहा है और संविधान के दायरे में चलेगा, लेकिन मैं अपने एक दिल में कहीं सशक्ति टीस को इस संविधान के माध्यम से कहना चाहूँगा। अगर मेरी बोलने की आज़ादी सही है, मेरे वक्तव्य में कोई गलती भी हो जाए तो मैं चाहूँगा कि मुझे सभी माफ़ करें, और अभी की सरकार से भी नम्र निवेदन है कि गलती इंसान से होती है, काम करने वाले से होती है। मैं इस संविधान को नमन करते हुए इसके इतिहास पे जाऊंगा कि जब हमारा संविधान लिखा जाने लगा, कमेटी बनाई गई, कमेटी के चेयरमैन हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। तो मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले हमारे भारत के अंदर रियासतें हुआ करती थी, जो अंग्रेज़ों को अपना अधीन तो मतलब स्वीकार करके और उसके राज्य में अपना राज्य कर रही थी। लेकिन भारत का कोई लिखित संविधान नहीं था जो सब पे लागू हो जाए। हमारे देश के कई बुद्धिजीवी युवक उस समय, गांधी जी, अंबेडकर साहब, विदेश गए और विदेशों से वहाँ की पढ़ाई के मार्फत वहाँ से वकालत, बैरिस्ट्री वगैरह करके और वो भारत आए। अब आप यहाँ इस चीज़ को तो मानेंगे कि जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस शिक्षा को हम पढ़ते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन में होता है, हमारे विचारों में भी होता है। तो ब्रिटिश कालीन भारत में भी अंग्रेज़ों ने चारों देशों में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, तो उन्होंने भी इस भारत को अखंड बनाने के लिए उनकी चाल थी कि भी हम कभी यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ब्रिटिश से एक विद्वान लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया और उसको आदेश दिया गया कि भाई पूरे भारत को भ्रमण करके पूरे भारत का एक संविधान बना। उसने पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद में 1935 से भ्रमण किया उसने, लेकिन 1935 से लेकर 38 तक उसने एक संयुक्त भारत का संविधान लिखा, जिसको लॉर्ड मैकाले का संविधान कहा जाता है। उसमें उसने वो बीज बो दिए जिन बीजों के पौधे आज भी भारत की इस धरा के ऊपर, इस वसुंधरा के ऊपर खड़े हैं, और उन खड़े हुए पौधों का फल हमारी पीढ़ी चख रही है। भविष्य में पता नहीं वो लॉर्ड मैकाले के बोए हुए पौधे इस भारत की धरा से उखड़ेंगे या नहीं उखड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी कमेटी थी संविधान को लिखने वाली, उसने संविधान तो बनाया, कोई शक नहीं है, लेकिन ये वो ब्रिटेन था कि जिसका अपना खुद का कोई लिखित कानून नहीं था, लेकिन वो हमारा कानून बना रही थी। कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं को जो विदेश शिक्षा नीति थी या कानूनविद जो भारत वापस आए और सब ने इसमें जो हिस्सा लिया, तो इसके अंदर कहीं न कहीं वो छाप आपको आज भी मिलेगी, क्योंकि
ये संविधान लिखने के बाद भी, जैसे कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई भी ऑर्डर हिंदी में नहीं लिख सकता। हमारी मातृभाषा हिंदी है लेकिन नहीं लिख सकता, वो इंग्लिश में ही लिखेगा। इस तरह से शिक्षा के ऊपर आज भी हमारा जो ज़्यादातर अधिकार अंग्रेजी का ही है, ना हमारा हिंदी का है, ना हमारे देशी जो हमारी प्रांतीय भाषाएं उनका है। मैं संविधान के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूँ। आज कहीं पर भी देखो, बाबा साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ डाला उसके अंदर, लेकिन फिर भी हमारे संविधान के अंदर हमें हॉलैंड, पोलैंड, यूएसए, अमेरिका, इनके कुछ अंश शामिल करने पड़े। क्यों करने पड़े? ये जो कानून पढ़े हैं, उन कानूनविद लोगों से भी मेरा एक प्रश्न है कि जब हमने कानून पढ़ा है तो हमने उस कानून के पढ़ते टाइम 1917 से या जो भी ये पीछे से जो परिभाषाएं दी गई है, किसी भारतीय विद्वान की परिभाषा कहीं पर भी आपने पढ़ी कानून की किसी किताब में? संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून, संविधान का कानून हिस्सा ही तो है, तो पढ़ी? नहीं पढ़ी। वो सारी की सारी परिभाषाएं विदेशियों के द्वारा दी गई थी और उसको हमारे कानूनों में शामिल किया गया। और वो कानून तब से लेकर आज भी चल रहे हैं, हमारे संविधान के इस दायरे में चल रहे हैं। जो हमारा आज़ाद भारत का संविधान है, उसने उस गुलाम कानून को स्वीकार किया हुआ था और आज भी कोर्टों के अंदर वही चल रहे हैं। चाहे कोई कोड हमारा हो, सीआरपीसी हो, ठीक है ना, वगैरह वगैरह जो भी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन चल रहा है। अभी हमारे संविधान में, आज की व्यवस्था में आप देखते हैं कि जब भी कोई समारोह होता है शपथ ग्रहण का, तो राष्ट्रपति से लेके एमएलए तक, प्रधानमंत्री या जो भी है, सारे के सारे जहाँ कसम खाने की रस्म है, उसके अंदर संविधान की कसम खाई जाती है कि मैं संविधान के दायरे में रह के वो काम करूँगा। अब यहाँ पे विचारणीय प्रश्न ये है कि संविधान के दायरे में रख के वो काम करेगा, संविधान से बाहर नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर एक और है कि संविधान ने अपने आप में ही एक चीज़ रखी हुई है कि आप जब चाहे, जो सरकार चाहे, अपने हिसाब से संविधान संशोधन ला सकती है, अध्यादेश ला सकती है और उसको चेंज कर सकती है। फिर उस कसम का क्या हुआ? जिस टाइम आपने कसम खाई थी उस टाइम में वो संशोधन नहीं था। जब आप काम कर रहे हो संविधान के दायरे में, तब आप संशोधन ला के अपने हिसाब से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई सरकारी नीति हो, चाहे देश की नीति हो, चाहे विदेश की नीति हो, उसमें आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो और संविधान के अंदर मतलब संशोधन ला के उसको पेश करवा सकते हो, मंजूर करवा सकते हो। तो आप सोचिए कि वो कसम वो कहाँ तक निभाते हैं और ऐसा क्यों होता है। आज कितने संशोधन हमारे हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, और राजनीतिक इच्छा इसके अंदर कितनी हावी है, वो उसके ऊपर मंथन करने की बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जितने भी जो संशोधन हुए हैं, वो हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर बहुत ही गहरे प्रभाव डालते हैं। हम मतलब ये, आज मैं एक सैनिक भी हूँ, तो सेना और संविधान के बीच में भी एक खाई है। वो खाई क्या है कि एक सैनिक जब नौकरी करता है तो उसे नागरिक के मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मूलभूत अधिकारों से वो वंचित है, लेकिन जो संविधान में लिखे हुए नागरिक कर्तव्य है उसको करने के लिए वो बाध्य है। अगर वो कर्तव्यों के अगेंस्ट में अपने आत्मरक्षा के लिए भी कुछ ऐसा कर देता है या कुछ हो जाता है, तो यहाँ के इसी संविधान के दायरे में कई आयोग बने हुए उठ खड़े होते हैं और उनको सजा दे के और जेल के पीछे धकेल दिया जाता है। तो वो अपना है जो संविधान में दिए हुए जो अधिकार है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो
कर्तव्य है उसके लिए वो बाध्य है। कभी मैं आज सिविल में मेरा वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, और कोई देखेगा, कोई फॉरवर्ड करेगा और इसको पहुंचाएगा, तो मैं इसमें एक चीज़ रखूँ कि भाई एक भारतीय सैनिक को भारतीय सेना के अंदर संविधान की कसम क्यों नहीं चलती है। जब ये एक राष्ट्रपति से लेके एक एमएलए तक सब संविधान की कसम खा सकते हैं, तो एक सैनिक क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि ये अंग्रेज जानते थे कि जो धर्म के ऊपर शीश कटवाने वाला भारत ये संविधान के सूत्र में बंद तो जाएगा, लेकिन अगर हमें सेना को मजबूत करना है तो इनको संविधान के बजाय धर्मों की कसम दिलाओ, ताकि वो अपने धर्म के लिए जान दे देगा। धर्म की जब कसम खा लेगा तो वो पीठ नहीं दिखाएगा, अपनी जान न्यौछावर कर देगा। तो हमें गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि हमने इन्हीं को अपना भगवान माना हुआ है। भारत देश की संस्कृति में इन्हीं को माना गया, और इन्होंने फिर साथ में अपना बाइबल भी जोड़ दिया। क्यों? कि बहुत धर्मांतरण हो चुके थे, और बाइबल मानने वाले भी हिंदुस्तानी ही थे जो कि हमारी सेना में थे, तो इन्होंने इसको भी जोड़ दिया। और भारतीय सेना के कानून को, जो आर्मी एक्ट को, इन्होंने संविधान के एक अनुच्छेद से जोड़ के उसके साथ में पूरा का पूरा ब्रिटिश लिखित कानून अटैच कर दिया। भारत तो आज भी आज़ाद है, भारत की जनता आज भी आज़ाद है, लेकिन भारत की सेना आज भी गुलाम है। जो ये अभी आप परेड देख रहे हैं आज, ये वही हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम लोग हैं। हो सकता है कि मेरे इस वक्तव्य को किसी को ठेस लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब तक हमारे इस तिरंगे का, अशोक स्तंभ का सम्मान, इनके ऊपर जान देने वाले लोगों के लिए अपने देश का ही आर्मी एक्ट, डीएसआर, आर्मी रूल नहीं बनेगा, तब तक ये ब्रिटिश मानसिकता वाले लिखित कानून की तहत चलता रहेगा। तो हम किस मुंह से कहें कि हम आज़ाद हैं? अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज का स्वरूप क्या है कानून का या संविधान का। संविधान का स्वरूप आज मैं आज ही की बात कर रहा हूं। आज हम संविधान की न्यायिक प्रणाली से आहत होकर न्यायिक प्रणाली के अंदर ही संविधान के दायरे में रहकर संविधान से ही लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। जो हमें संविधान के अंदर समानता, धार्मिकता, बोलने की आज़ादी, जो कुछ भी हमें अधिकार दिए गए हैं, अपने अधिकारों को पाने के लिए आज हमें लड़ना पड़ रहा है। आप देश के कोर्टों में देख लीजिए कितने केस लगे हुए हैं संविधान के दायरे में किए हुए कृत्यों को सही साबित करने के लिए। आज लोग संविधान के दायरे में संविधान से ही लड़ रहे हैं, और संविधान को ही अपने उन अनुच्छेदों के ऊपर विश्लेषण करना पड़ रहा है आज के संदर्भ के भारत के अंदर। ऐसा क्यों? तो क्या आप जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि जिसके आवरण के अंदर ढका हुआ ये देश, जिसकी कसम खाते के पूरा सिस्टम हमारा चलता है, वो आज कहीं न कहीं आज़ादी तो पा चुका है, लेकिन मानसिकता के तौर पे आज भी, क्योंकि इसके अंदर मेरा फिर वही कथन है कि लॉर्ड मैकाले को हम उखाड़ नहीं पाए। 75 साल जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें भी लॉर्ड मैकाले को हम उखाड़ नहीं पाए। आज न्याय पाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ महसूस की है कि जिनके पास 3P है, 3P सिस्टम है, वो न्याय के करीब पहुंच सकता है। बाकी तो न्याय पाने की तो बात छोड़िए, उसके लिए उम्मीद लगाना ही बेईमानी है। और वो 3P क्या है? 3P है पैसा। पैसा हो आपके पास में, या फिर पावर। पावर का मतलब ब्यूरोक्रेसी।
उसमें आपका अच्छा पकड़ हो, और तीसरा पी है पॉलिटिक्स, उसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, तो न्याय आपके द्वार पे है। अदरवाइज़ एक एक महीना एक एक क्या बताऊँ, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। क्या हमने ऐसे केस नहीं देखे हैं अभी के हालात में, आज के हालात में? तो फिर भी मैं अपने संविधान को सैल्यूट मारते हुए कहूँगा कि आज वापस हमें अपने ही संविधान का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जितने भी इसमें विदेशी प्रभाव है, विदेशी प्रभाव को हटाया जाए, बाकी जो भारतीय प्रावधान है उनको टच न किया जाए, विदेशी प्रभाव से हमारे संविधान को मुक्त किया जाए। यही मेरी प्रार्थना है सरकार से और संविधान के रक्षकों से, सभी से। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामना। इसमें कुछ भी गलत बोला गया हो तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, और मैं एक संवैधानिक आदमी होते हुए ही संविधान की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।